हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है वो टेलीग्राम से डाउनलोड करें, टेलीग्राम पाठशाला विद गौरव। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कोटटूर में दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र किसका बन रहा है? तो ये हाथियों का बन रहा है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम के कोटटूर में हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र बनने के लिए तैयार है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड से फंडिंग के साथ 108 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इस केंद्र का पहला चरण फरवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। अब देखो, इसके मुख्य फैक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोटटूर में, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? कोटटूर में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा देखभाल केंद्र बनने जा रहा किसका? और वो बनने जा रहा हाथी पुनर्वास केंद्र। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोटटूर में यानी कि तिरुवनंतपुरम में क्या होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र बनने जा रहा है। वो किसका? हाथियों का बनने जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में क्या होगा कि देखभाल के साथ साथ क्या होगा? उपचार केंद्र होगा। यानी कि उनकी पूरी तरीके से देखभाल की जाएगी कि उनको कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, क्या चीज़ वो खा रहे हैं, कैसे क्या चीज़, इन सभी की देखभाल के लिए यहाँ पे किया जाएगा। अब अगर इसमें बात करते हैं, ये करीब करीब कितना 108 करोड़ की लागत से इस योजना को, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। कितने? 108 करोड़ रुपए की लागत से ये शुरू किया जा रहा है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि पहला चरण ये फरवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? फरवरी 2021 से ये इसकी शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथियों का देखभाल केंद्र कहाँ पे शुरुआत की गई है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटटूर तिरुवनंतपुरम में इसकी शुरुआत की गई है। कितनी लागत से इसको तैयार किया जा रहा है? तो 108 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसका पहला चरण कब लागू होने वाला है? तो पहला चरण इसका फरवरी 2021 से शुरुआत इसकी हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मारिया थाटिल ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया जीता। भारतीय मूल की मारिया थाटिल को ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्चुअल पेजेंट इवेंट में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में चुना गया है। ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का 16वां संस्करण 28 अक्टूबर 2020 को कार्निस मेलबर्न विक्टोरिया के सफीटेल मेलबर्न में आयोजित किया गया था। प्रिटोरिया की मिन कोटेरेस को पहला रनर अप का पुरस्कार दिया गया और उसके बाद टेस गलगुट यानी सिडनी रही। अब देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन की मुख्य फैक्ट बात करते हैं तो मिस यूनिवर्स जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये अभी किसने जीत लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारिया थाटिल ने ये भी जीत लिया, यानी कि मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया। जैसे देखा होगा हर कंट्री का अपना अलग अलग एक मिस यूनिवर्स होता है, मिस इंडिया होता है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी अभी हुआ हाल ही में। तो वहाँ पे किसने जीत लिया है? मारिया थाटिल ने इसको जीत लिया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है मारिया थाटिल, ये देखो आपको यहाँ पे फोटो में आपको दिख रही है मारिया थाटिल। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि इसका क्या नाम, शुरुआत कब की गई इसकी? तो इसका 16वां संस्करण हुआ था। 16वां संस्करण कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2020 को। और अभी उसके हाल ही में क्या हुआ है कि उसके रिजल्ट आ गए हैं कि आखिर कौन मिस यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना? इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इनको, उसके बाद टेस गलगुट की सिडनी भी ये रही हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? यानी कि आपसे इतना याद रखना, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में किसने जीत लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मारिया थाटिल इसका आंसर हो जाएगा। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका 16वां संस्करण हुआ था जो 28 अक्टूबर 2020 को कलिंग्स मेलबर्न विक्टोरिया के मेलबर्न में आयोजित किया गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्यों बन जाता है अभी इस क्वेश्चन को समझिएगा। जो बिडेन ने जीता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। डेमोक्रेट जो बिडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं।
पेंसिल्वेनिया में जीत के साथ 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को पार करने के बाद उनकी जीत हुई है। राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन के साथ कमला हैरिस ने देश की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है। बिडेन ने पहले 2009 से 2017 तक 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। देखो अब क्या यहाँ पे अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को पता ही होगा कि अभी काफ़ी दिनों से ये इसकी चर्चा चल रही है। तो उसको किसने जीत लिया? जो बिडेन ने जीत लिया है, ठीक है। जो बिडेन ने क्या किया है? जीत लिया है। कहाँ का? अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। अगर हम बात करें इनके विरोध में या इनके अपोजिट में कौन था, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। आंसर क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी हाल ही में यहाँ पे नमस्ते ट्रंप जब हुआ था, जिसका आयोजन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि और डोनाल्ड ट्रंप पहले थे इससे पहले, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बिडेन इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करते हैं तो ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं। कितने? 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगर इनकी वोटों की बात करते हैं तो 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को इन्होंने पार किया है। कितने? 270। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब इसी के साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो बिडेन के साथ साथ यानी कि कमला हैरिस देश की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति के साथ में बन गई यानी, ठीक है। अभी आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कमला हैरिस के बारे में, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कमला जो हैरिस है ये वहाँ की उपराष्ट्रपति के रूप में बन गई हैं। अब अगर यहीं पे इनकी और बात करते हैं कि बिडेन ने पहले 2009 से 2017 तक यानी कि 2009 से और 2017 तक ये 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभी हाल ही में किसने जीत लिया है, तो जो बिडेन ने जीता है। अगर ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, तो 46 नंबर के राष्ट्रपति ये बने। कितने वोट इनको मिले, तो 270 वोट हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें इनके साथ साथ उपराष्ट्रपति कौन बनी, तो उनका नाम क्या है? कमला हैरिस है, जो भारतीय मूल की निवासी हैं, ठीक है। अगर इनके और इस कार्यकाल की बात करते हैं 2009 से 2017 तक, इनको अभी हाल ही में क्या किया गया है? 2009 से 2017 तक 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ, ये हैं आपके जो बिडेन, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड है कि कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित, ठीक है। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने सोचा इसको अलग से क्वेश्चन करवा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अब इनकी जरा बात कर लेते हैं। कमला हैरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली उप राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। हैरिस कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं और अब पहली अश्वेत महिला और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। उनकी मां भारत से हैं। वे संयुक्त राज्य में राष्ट्रीय कार्यालय का संचालन करने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति भी बन गई हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए और क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल की रहने वाली हैं। कहाँ की? और इनका नाम क्या है? कमला हैरिस इनका नाम है, ठीक है। ये इनके फोटो है, ये भी आप लोग देख लीजिए, कमला हैरिस। और ये क्या बन गई हैं? अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में बन गई हैं। और मैं आपको पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो आप लोगों और इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये पहली उपराष्ट्रपति बनी हुई हैं, ठीक है। पहली उपराष्ट्रपति बन गई हैं। बात अगर इनकी बात करते हैं कि इससे पहले ये क्या थी, तो ये थी अटॉर्नी जनरल। कहाँ की? वो थी आपकी कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल वहाँ के थी। और अभी इनको हाल ही में उपराष्ट्रपति के तौर पर इनको चुन लिया गया है। और अगर यहीं पे बात करते हैं, ये उनकी माँ जो हैं ये भारत से, यानी कि ये अगर इनकी अगर मूल निवासी की बात की जाए तो मूल निवासी ये कहाँ की हैं? भारत की यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि आप करंट अफेयर को पढ़ना कैसे है। कई बार मैंने इसको डिस्कस भी किया हुआ है कि आप लोगों को शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को लगातार देखना है, और देखने के बाद में आपको एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड करने एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको करंट अफेयर पढ़ने की फिर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ दिमाग में वो चीज़ें छप जाएंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें करंट अफेयर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप लोग पेन और कॉपी में उसको मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है?
चलो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हरिहरन ने जेसी डेनियल पुरस्कार जीता। प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए चुना गया, जो मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का एक पर्स, एक प्रशस्ति पत्र और एक मूर्तिकला है। आलोचकों की प्रशंसा पाने वाले कुछ उल्लेखनीय कार्यों में पंचाग्नि, ओरू वडक्कन, वीरगदा, नंगा कसा थकल और सरगम शामिल है। अब देखो यहाँ पे अगर इनकी बात करते हैं तो हरिहरन, यहाँ पे बात हो रही, हरिहरन ने अभी हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार क्या कर लिया है, जीत लिया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना। अब यहीं पे अगर बात करते हैं, ये आपके मलयालम सिनेमा से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, ऐसे रिलेटेड यहाँ तो अगर इनकी बात की जाए तो ये मलयालम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर इस पुरस्कार की बात करते हैं तो इनको 5 लाख रुपए के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक मूर्तिकला इनको प्रदान की गई है। समझ में आ गया? यानी इस पुरस्कार की बात कितनी होगी, 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र का तात्पर्य यहाँ से क्या है कि एक आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, अगर इनके बात करते हैं, इनके कार्यों की बात करते हैं या इनकी कहानियों की बात करते हैं तो पंचाग्नि हो जाएगा, पंचाग्नि हो जाएगा और ओरू वडक्कन हो जाएगा, ओरू वडक्कन और वीरगदा और नांगा कसाथकल और सरगम यहाँ पे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आंसर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अभी हाल ही में डेनियल पुरस्कार किसने जीता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरिहरन इसका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी भाषा से संबंधित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, इसका सीधा सा आंसर इसका होने वाला है। तो आई थिंक आप लोगों को इस क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सभी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर इसमें रुपए की बात करें तो 5 लाख रुपए का इनको पुरस्कार भी साथ में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय एक्सा ने कैंसर जागरूकता की शुरुआत की है। भारतीय एक्सा ने कैंसर की जागरूकता की शुरुआत की है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक कैंसर जागरूकता अभियान कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन शुरू किया है। यह भारत में लोगों में रोग का जल्द पता लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाने और ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक विशेष पहल है। यह कैंसर जागरूकता अभियान के माध्यम से भारतीय एक्सा का लक्ष्य फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर 1 मिलियन भारतीयों के साथ जुड़ना भी है। अब देखो यहाँ पे अगर मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो मुख्य फैक्ट इससे क्या होने वाले हैं, तो अभी क्या है कि कैंसर जागरूकता की जो शुरुआत है अभी हाल ही में किसने की है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय एक्सा यहाँ पे शुरुआत इसकी हो जाएगा। अब देखो भारतीय एक्सा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक तरीके का जनरल इंश्योरेंस है, जैसे आपका LIC होता है और ये कई सारे जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड होती कंपनियां होती हैं, उसी तरीके से आपकी भारतीय एक्सा एक तरीके की कंपनी है। ठीक है, इंश्योरेंस की कंपनी है, इसी ने अभी हाल ही में कैंसर जागरूकता की शुरुआत की है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इनका टोटल लक्ष्य क्या होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर 1 मिलियन भारतीयों के साथ जुड़ना, यानी कि जब इसकी जागरूकता को लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे इसका बचाव करना है, तो वो लोग क्या करेंगे कि फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इससे करीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और उस जागरूकता को उन सभी लोगों के साथ में क्या उनको उसके बारे में बताया जा सके कि कैंसर से कैसे आपको बचना है, कैसे इसका देखरेख करना है, कैसे इन चीज़ों को आपको, बात समझ में आ गई ना। तो कैंसर जागरूकता की यहाँ पे अभी हाल ही में किसने शुरुआत कर दी है, तो भारतीय एक्सा एक जनरल इंश्योरेंस है। और ये कौन सा अभियान है, ये आपका अभियान चलाया है #कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन। बात समझ में आ गई ना, तो ये भी आप लोगों को याद रखना। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अभी हाल ही में #कैंसर सेंडर किसने शुरुआत की, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय एक्सा का शुरुआत इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2020 8 नवंबर को मनाया गया। हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1895 में विल्हेम रोंटगन द्वारा एक्स विकिरण की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य रेडियोग्राफिक इमेजिंग और थेरेपी के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना, जो निदान और रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण विकिरण को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब देखो इसकी अगर मुख्य फैक्ट की बात करते हैं
तो 8 नवंबर को यहाँ पे बात हो रही, 8 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। कब? 8 नवंबर 2020 को, यानी कि हर वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1895 में, कब? 1895 में विलियम रोंटगन द्वारा एक्स विकिरण की खोज यहाँ पे की गई थी। ठीक है, उन्हीं के उपलक्ष्य में क्या हुआ है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन उद्देश्य रेडियोग्राफी से क्या होगा कि जो इमेजिंग है, थेरेपी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, जो निदान और रोगियों के उपचार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ सबसे महत्वपूर्ण विकिरण को कम करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 नवंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1895 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया। ठीक है, देखते हैं भाई रस्किन बॉन्ड को क्यों सम्मानित किया गया। ये आपके रस्किन बॉन्ड फोटो में दिख रहे होंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें बच्चों और वयस्कों के लिए 100 से अधिक पुस्तकें विभिन्न शैलियों में शामिल हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत में लेखन और साहित्य में निरंतर उत्कृष्ट योगदान को पहचानता है और इनको सलाम करता है। अब देखो इसके मुख्य फैक्ट की अगर बात करते हैं कि इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन जाएंगे, तो इनको अभी हाल ही में, यानी कि रस्किन बॉन्ड को, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं रस्किन बॉन्ड को अभी हाल ही में क्या टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ये आप लोगों को याद रखना है। कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अभी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी किसको दिया गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, इसका आंसर हो जाएगा। और करीब करीब इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों को लिखा है, जो बच्चों और वयस्कों के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाती हैं। ठीक है, इनको इससे पहले पद्मश्री भी पुरस्कार दिया जा चुका है और पद्म भूषण भी इनको पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये भारत में लेखन और साहित्य में निरंतर उत्कृष्ट योगदान को पहचानता है। यानी कि जो ये पुरस्कार दिया जाता है, ये लेखन, जो लोग लिखते हैं, लिखने का जिनको शौक है, उन लोगों को जो अच्छा लिखते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इससे कुछ फैक्ट कौन से बन जाएंगे कि अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया कौन से पुरस्कार के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 अभी हाल ही में इनको दिया गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्का ग्रुप राजकुमार राव नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, सिस्का समूह ने अभिनेता राजकुमार राव को ब्रांड का नया चेहरा बना दिया है। राव एलईडी और पंखा श्रेणी में सिस्का उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। साझेदारी में सिस्का ग्रुप का एक नया विज्ञापन अभियान शुरू करेगा, जिसमें राजकुमार एलईडी और पंखों को ध्यान में केंद्रित करेंगे। प्रमुख टीवी चैनलों के माध्यम से अभियान को रणनीतिक रूप से निष्पादित किया गया। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे तो आप ये समझ लो सिस्का ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो सिस्का ग्रुप एक तरीके जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपका CFL हो गया, फैन हो गया, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, ये कंपनी बनाती है। ठीक है, LED पंखा ये भी हो गया, इन सभी चीज़ों को बनाता है सिस्का ग्रुप। इसकी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए? राजकुमार राव को अभी हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। किसका? सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अब अगर यहीं पे बात करते हैं तो ये क्या करेंगे, देखो हमने पहले आपको बताया था LED हो गया या पंखा की श्रेणी हो गया, इन सभी के उत्पादों को बढ़ाने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब क्या करेंगे ये इनके साथ साथ एक तो नया विज्ञापन बनाएंगे और इसके साथ साथ इनको पंखों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उसके बारे में, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में ये बताएंगे। ठीक है, जैसे और भी ऐड होते हैं उन सभी का ऐड कर। ब्रांड एम्बेसडर तात्पर्य यहाँ पे क्या ये होता है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ब्रांड एम्बेसडर जो लोग होते हैं उनको जो ब्रांड होता है, जो चीज़ होती है, उसके बारे में वो ऐड करते हैं, उसके बारे में उसको यूज करने का तरीका बताते हैं, वो क्यों जरूरी है ये चीज़ भी बताते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ब्रांड एम्बेसडर आपसे इतनी चीज़ें हो जाएगा, यानी एक तरीके से उसका विज्ञापन के तौर पर ये काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरेन रिजिजू ने एक कोर्स का उद्घाटन किया है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में स्पोर्ट कोचिंग में पुनः डिजाइन किए गए हैं। डिप्लोमा कोर्स का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। पहली बार पाठ्यक्रम में प्रख्यात खिलाड़ियों को सीधे प्रवेश दिया गया है। पाठ्यक्रम में 34 कुलीन खिलाड़ी शामिल हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुख्य फैक्ट की अगर बात करते हैं कि किरण रिजिजू की यहाँ की बात हो रही, तो किरण रिजिजू आखिर हैं कौन? तो ये आपके हैं युवा मामलों के खेल मंत्री। खेल मंत्री की जब बात यहाँ पे होगी तो आंसर आपका क्या आने वाला है? किरण रिजिजू इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि एक कोर्स का उद्घाटन किया, और वो कोर्स कहाँ पे किया है? नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में इसकी शुरुआत इन्होंने की हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सीधे से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड कोर्स को शुरुआत करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो प्रख्यात होंगे, प्रख्यात खिलाड़ी, उनको सीधे डायरेक्ट ही आपको एडमिशन इनको मिल जाएगा। और इसमें करीब करीब कितने 34 कुलीन पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। 34 तरीके के यानी कि पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में अभी आपके कोचिंग की पुनः शुरुआत कर दी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसमें कितने खिलाड़ी शामिल, कितने सिलेबस को शामिल किया गया? तो 34 यहाँ पे विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को अंत में आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में आप यूट्यूब पे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है, देखने के बाद में रिविज़न भी करना है। ठीक है, और जिन लोगों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग क्या करेंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ पे आपको डेली की डेली PDF एज इट इज़ PDF आपको वहाँ पे मिलती रहती है। और इस PDF के साथ साथ में कई सारे और भी PDF आप लोगों को वहाँ मिलती रहती हैं, जैसे NTPC हो गया और इसके बाद में SSC हो गया। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इन सभी की PDF आप लोगों को टेलीग्राम में वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो आप लोग देखो, आप इस तरह से करंट को पढ़िएगा। आप लोग एक बार स्टार्टिंग से अंत तक वीडियो का पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद में आप लोग एक बार, मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक बार आप लोग PDF से फिर देख लीजिएगा, आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई ना? और इसको क्या करिए कि आप इस दिन के 20 मिनट या 30 मिनट निकाल के इस वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सोचो करंट अफेयर्स, एक तो पहली बात, अगर स्टार्टिंग में आप टारगेट अगर बना लेते हैं कि सुबह सुबह हमें सबसे पहले नंबर करंट अफेयर को पढ़ना है, तो एक तो पूरा का दिन आपका बच जाता है। बचने के साथ साथ क्या हो, आप अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, GS पढ़ सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर के लिए आप सुबह टाइम निकाल के आप जरूर इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना? आई थिंक इसके बाद में आप लोगों को हमने पहले आपको बता दें, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे आप हमें क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो साथी इस चैनल पे नए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।